बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर से साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही को आज जिला कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा एंटी करप्शन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। परवेज़ इलाही पर अरबों रुपए रिश्वत लेने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 26 मई को परवेज़ इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। गुज़श्ता रोज चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने परवेज़ इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 2 जून तक जारी किए थे। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। परवेज़ खटक ने असद कैसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की। कहा, 9 मई को जो कुछ भी हुआ इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मुस्तकबिल का फैसला पार्टी रहनुमाओं और साथियों से मशावरत के बाद करूँगा। ओहदा छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया है। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाइन तय करूँगा। तो जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई के वाक़यात का स्याह तरीन दिन आवाम ने देखा। मुल्क के अंदर सियासी गैर यकीनी ख़त्म होने के बाद मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल भी ख़त्म होती जा रही है। गुमराही का सहर टूटता और मिटता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल की तरजीहात के नताइज इक़्तिसादी अशारियों और अवामी रिलीफ की सूरत में नजर आना शुरू हो गए हैं। 9 मई का स्याह दिन देखा, ब्लैक डे देखा। ये सब इसलिए हो रहा था कि कहीं इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो जाए, कहीं इस मुल्क की आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। और फिर आपने देखा कि जब IMF प्रोग्राम करीब जाता था तो वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना का ख़त, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1 साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने देखने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत तारर ने कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरपसंदी की गई। फौजी तनसीबात पर धावा बोलने वालों ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। सोशल मीडिया पर झूठ पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। शोहदा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर वो काम किया जा रहा है जो जराइम पेशा और मुल्क दुश्मन करते हैं। आप फौजी तनसीबात पे हमले करते हैं, आप मुल्क की सालमियत को खतरे में डालते हैं, आप हर वो काम करते हैं जो जराइम पेशा और मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, और आप में इतनी ऑडेसिटी है कि आप इन वाकयात को झूठी कहानी बनाकर पुरानी तस्वीरें, वीडियोस, जाली तस्वीरें पोस्ट करके उनको 9 मई से लिंक करते हैं। सोशल मीडिया के झूठ से इमरान न्याजी के बहकावे में आके जिन्होंने ये काम किया है, अगर उनको सजा ना हुई तो फिर इस मुल्क में तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तमाम कातिल, रेपिस्ट, डकैत, अगवाकार, दहशतगर्द रिहा कर दिया जाए। फिर उनको ये एक अजीब मजाक बन गया है कि आप जुल्म भी ढाएं और मजलूम भी बने और इसके लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। मैं ये बात बिल्कुल दमके की चोट पे कहता हूं कि ये जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, कोई रियायत बरती जाने वाली नहीं है। वज़ीर आज़म के मशीर कमर जमान कायरा कहते हैं, सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा हो रहा है। सियासी कशीदगी को नया रंग दिया जा रहा है। हक़ाइक़ ढूंढने से भी नहीं मिलते। 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ शकूक व शुबहात पर नहीं, मुकम्मल सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। और जितना मुमकिन है उतना जरूर कोशिश करें कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। और इसके बावजूद एक अच्छा बजट जो कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करें, उसकी कोशिश करेंगे। और इस वक्त सियासी महाज पे भी बड़ी कशीदगी है और उस कशीदगी को एक नया रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया और उनके एक्सटर्नली बैठे हुए जो कंपनीज है, उनकी हायर्ड, या उनके जो लोग हैं,
انہوں نے اس کو یہ پینٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی جماعت کے خلاف کوئی بہت خوفناک قسم کی تعذیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک نیا کام ہے کہ دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا آئی ٹی کی کمپینز ہیں یا اے آئی کی کمپینز ہیں، اس کے ذریعے پبلک اوپینین مولڈ کرتے کرتے آپ فیک نیوز کو اس قدر حاوی کر گئے، اس قدر وہ اوپر چڑھ گئی ہیں کہ ہم حقائق ڈھونڈتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، اور جھوٹ کے سہارے ہم اپنے تاثرات کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو اوپینین بلڈ کر رہے ہیں، جھوٹ کے سہارے، غلطیوں کے سہارے، اس طرح ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے غلطیوں پہ مبنی جو پرسپشن ہے وہ کھڑا کر کے نہ کسی جماعت کا فائدہ ہے، نہ اس سماج کا فائدہ ہے، نہ جمہوری نظام کا فائدہ ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ سے اعلی افسران کے اختلافات سامنے آ گئے۔ کئی افسران نے استعفیٰ دے دیا تو کئی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن منظور اختر ملک نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے پرنسپل سٹاف آفیسر ندیم زبیر حکم عدولی پر دیگر سٹاف سمیت معطل کر دیے گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ محمد سعد نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان بھی کچھ روز میں استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایچ آر انجم بشیر شیخ نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شام ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف رجب طیب اردوان کی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی مصروفیت کے سبب قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اتوار کو ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوان نے کامیابی حاصل کی اور وہ مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہوئے۔ آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کرنے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کہتے ہیں، ہم نے اس معاہدے کے لیے بہت سے سیاسی مشکلات اٹھائی ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آئی ایم ایف پلان ہماری چوائس ہے، اسے ہی ملک کو ٹریک پر لانا ہوگا۔ ہم ایز اے نیشن ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ راستے پہ چلنا ہے، اور اس وقت ہمیں جو پروگرام کو 9th ریویو کو کمپلیٹ کر کے اس کے آگے بڑھنا ہے، 10th ریویو کی طرف بھی جانا ہے۔ یہ ہماری خواہش بھی ہے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور یہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ایز اے نیشن۔ اب اس پہ آگے پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہم نے جو ان کی ریکوائرمنٹس تھے، وہ ان کی ہم سے آسک تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ہم سے بجٹ کے نمبر شیئر کریں، تو ہم نے شیئر کیا، اور ہم ان سے اب ایکسچینج کر رہے ہیں انفارمیشن، اور وہ اس پہ کامنٹ کریں گے، تو اب انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے، تو اس لیے میں ہوپ فل ہوں۔ اور ایم ڈی نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ بجٹ جو پرائم منسٹر سے بات ہوئی کہ آپ بجٹ کے نمبر شیئر کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پیش رفت ہوگی 9th ریویو کی فائنلائزیشن اور ایس ایل اے کی فائنلائزیشن، اور اس کے بعد ووٹ پہ جانے کے لیے۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ ہو جائے گا۔ شیور تو اللہ پاک ہوتے ہیں، لیکن میں بہت اسٹرانگلی ہوپ فل ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہو جانا چاہیے۔ بجٹ سے ایک ہفتہ قبل سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 114 ارب کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت CDWP کا اجلاس ہوا، جس میں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ منصوبے کی لاگت 60 ارب روپے تک منظور کر لی گئی۔ اجلاس مومن ڈیم کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کی منصوبے کی 13.18 ارب لاگت، جبکہ 22 ارب کا سندھ سولر پاور پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے 1.7 ارب روپے اور جامشورو نرم ہسپتال کے لیے 1.8 ارب روپے کی لاگت بھی منظور کر لی گئی ہے۔ سکردو میں 3.6 ارب روپے کی لاگت سے جامع بنانے کا منصوبہ، جبکہ ریلوے ڈویژن سکھر کے لیے ٹریک سیفٹی کے 9.6 ارب کا منصوبہ بھی منظور۔ گوادر ایسٹ بے کے لیے 1.4 ارب روپے کا انفراسٹرکچر کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا۔ 96 ارب کے 3 منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو پیش دیے گئے۔
वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मशावरत करना चाहती है तो ये खुशाइन है। अदलिया की मशावरत से पार्लिमान कानून साजी करे तो तनाज़ात नहीं होंगे। सैरिश खान की ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 कवानीन बनाए गए, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। दोनों कवानीन में कुछ शिक्के एक जैसी हैं। दोनों कवानीन का बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामले पर कानून साजी अदलिया के मशवरे से नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में तरमीम होगी। दोनों कवानीन के अलावा दीगर मामलात में भी मुशावरत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत करना चाहती है तो ये खुश आइंद है। अदलिया की मुशावरत से पार्लिमान कानून साजी करे तो तनाज़ात नहीं होंगे। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत की जाएगी। कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायजा लेना बहुत अच्छी बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आप पार्लियामेंट में मामले को दोबारा लेकर जाएंगे। अटॉर्नी जनरल बोले, सुप्रीम कोर्ट मामला खुद पार्लियामेंट को भेजे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी के हवाले से हिदायत नहीं दे सकते। अदलिया के हवाले से यकतरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। एक तरीका ये है कि हुकूमत गलतियां दुरुस्त करे और केस चलता रहे। दूसरा तरीका ये है कि कानून बनते रहें, हम समाअत करते रहें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड कौमी असम्बली की वेबसाइट से हासिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आज की कार्रवाई का मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत की। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पटिशन पर पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत की, जबकि एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, मियां रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि पार्लियामेंट किस प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। पेटिशनर नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की जानिब से तलब करने का समन 25 मई तक मुअत्तल रहेगा। पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस मामले में नया मोड़। असल मुल्जिमान मंजर से ही गायब हैं, किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ हैं। FIA ने सेनेट की ज़ेली कमेटी के इजलास में कई इंकशाफात कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की ज़ेली कमेटी बराए एविएशन का इजलास। पाकिस्तान पायलट्स के मुबैना फेक लाइसेंस के मामले पर गौर। कन्वीनियर कमेटी ने पूछा, पायलट्स को किस बुनियाद पर क्रिमिनल FIR में शामिल किया गया। FIA ने कहा कि कुछ पायलट्स ने इंक्वायरी में तस्लीम किया कि उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी के लिए रिश्वत दी। दोबारा मामले पर तहकीकात शुरू की जा सकती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। F पायलट से मुतल्लिक FIA को लिखने से मुतल्लिक सवाल पर एविएशन डिवीजन हुकाम ने बताया, मामले पर आलमी मीडिया के प्रोपेगेंडे से दबाव था, इसलिए मामला FIA के सुपुर्द किया। अगर FIA समझता है इनकी तहकीकात दुरुस्त हैं तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, इन पायलट्स को दोबारा नौकरी पर बहाल करना चाहते हैं। जिन ऑफिसर्स को निकाल दिया गया वो पायलट से तहकीक कैसे कर रहे थे। FIA हुकाम ने इंकशाफ किया कि तमाम तहकीकात में जो असल मुल्जिम हैं वो इस केस में हैं ही नहीं।
असल मुल्जिमों के बारे में किसी को कुछ इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। एक शख्स जमील मरकजी मुल्जिम है, इसने पेशा वाराना इम्तिहान में रिश्वत ली। कन्वीनियर ने कहा 6 जून को मामले पर अदालत में होने वाली समाअत का इंतजार कर लेते हैं। कमेटी ने मामले को 6 जून की अदालती समाअत के बाद तक मौखर कर दिया। मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। इस मौका पर तुलबा ने जिना हाउस में शरपसंदों की जानिब से की जाने वाली तखरीब कारी पर गम व गुस्से का इजहार किया और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। तुलबा का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मुल्क की सलामती मुंसलिक है। पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। पाक फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। जिना हाउस को देख कर शदीद अफसोस हुआ। अल्लाह हमें ऐसी आफत से बचाए। जिना हाउस का दौरा किया और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जिना हाउस में दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है, अल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात उससे महफूज रखे और पाकिस्तान आर्मी उसके साथ हमारे मुल्क की हिफाजत और हमारे मुल्क की सलामती मुंसलिक है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। 9 मई का ये जो सानिया हुआ है उसकी हम शदीद अल्फाज में जो है ना वो मजम्मत कर। पाक फ़ौज है वो हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को जो अबूर करेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त अमल होगा। स्टूडेंट फेडरेशन का ये स्टांस है कि जो पिछले 70 सालों से हम इस कोशिश में है कि सियासत को तशद्दुद से, सियासत को जो है ये गुंडागर्दी से, सियासत को डंडे से जो है ना वो पाक किया जा सके, लेकिन इमरान खान और उसके हवारियों ने ये जो काला धंधा शुरू किया है, जो तशद्दुद दोबारा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों और हमारे अदारों की पामाली जो है, जो रिवायत इसमें दोबारा डालने की कोशिश की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। नया हो जा पुराना पाकिस्तान, महंगाई निकाले आवाम की जान। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची है। एक साल में खाने पीने की अशिया तकरीबन 49% महंगी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए 53% बढ़े हैं। महकमा शुमारियात ने अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 48% तक जा पहुंची। तालीम, सेहत, बिजली, गैस और ईंधन समेत हर चीज महंगी हो गई। मई में महंगाई तखमीने से तकरीबन 4% जायद रही। शहरी इलाकों में महंगाई 35.1% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। दही इलाकों में महंगाई 42.2% की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। महकमा शुमारियात से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी सतह पर एक साल में खाने पीने की अशिया 48.65%, ट्रांसपोर्ट किराए 53% महंगे हो गए। तफरीही सहूलियात गुज़श्ता साल की निस्बत 72% महंगी हुई। रेस्टोरेंट और होटल चार्जेस भी 42% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम 8, सेहत सहूलियात 19% से ज्यादा महंगी हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बिजली, गैस और ईंधन 20.51%, कपड़े और जूते भी 22.47% महंगे हुए। कीमतों के माहाना मवाजने के मुताबिक गुज़श्ता माह आलू 17.22%, चिकन की कीमत में 11.31% इजाफा हुआ। एक माह में गंदुम 6.4%, रेडीमेड कपड़े 5.68% महंगे हुए। दालें, मसाला जात, दूध और सिगरेट्स की कीमतें भी बढ़ गई। मई में प्याज, टमाटर, सब्जियों, फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। चीनी, गंदुम की कीमत में कमी देखी गई। वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। शोहदा पाक फौज के लवाहकी ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। बोले, शरपसंदों ने हमारे कायद का सारा घर जला दिया। आर्मी चीफ साहब, इनको कभी रिहा नहीं करना है। इनकी रिहाई हमारे लिए बाइस मौत होगी। फौजियां दी मां, मेरा पूरा खानदान फौज, असी ये देख के बर्दाश्त नहीं मैं कर सकी। मैं जिस दिन आया हादसा होया मैं खाना नहीं खाता। मैं अपने बेटे को क्या मैनू जिस तरह किस तरह मैनू लैके जा, मैनू दिखा के लिया। सारा घर मेरे कायद दा सलाता इन्होंने। आर्मी चीफ साहब, रिहा ना करना, और जिस दिन इन्होंने रिहा होए उस दिन साडी मौत होएगी। मेरे फौजी जवान, मेरे भाई जिन्होंने सारिया जिंदगियां फौज च निकातियां, आज मेरे शेर खान का मुजस्मा किस तरह गिराया, जिन्होंने खत उन्होंने जेब च पा के भेजा दुश्मनों ने कि इन्हू एजाज केड़ा तुसी पाकिस्तानियों दवोगे। उस शेर खान का मुजस्मा नीचे गिराया इन्होंने, इन्होंने जालमा ने। इन्होंने MM आलम ने जिन्होंने 6 जहाज़ गिराए, उन्होंने नीचे जहाज़ में अग लगाई। मैं उत्थे जा नहीं सकती, मैं उस जहाज़ में चुम्मा जाके मेरे कायद का बयानों जला दिता इन्होंने। जिस कायद की तस्वीर के नीचे खड़ी हूँ और जिसके ऊपर लिखा है कि कायद हम आज शर्मिंदा है, और हम वाकई शर्मिंदा हैं।
کہ ان کے دیے ہوئے پاکستان کا ہم نے کیا حال کر دیا. یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے اس طرح کے لوگ پالے ہوئے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایسے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں انہوں نے. ہمارے شہیدوں کی ان کی ماں سے جا کے پوچھو, مجھ سے پوچھو مجھے اس دن کی کتنی تکلیف ہے جو تم نے شہداء کی تصویروں کے ساتھ کیا. میں سو نہیں سکی ساری رات. یہ میرے 2 بچے ان شہیدوں پہ قربان, 2 بیٹے ہیں میرے, میں ان کی شہیدوں کی تصویروں پہ قربان کرتی hوں اپنے بچے. By seeing such a terrible and horrible situation of our guide's house, I am feeling so regretted. Even they didn't respect the holy place, didn't respect the masjid, they even destroyed that. We stand with our army and our country. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Paindaba. 9 مئی کے فسادات میں ایک اور شرپسند سرغنہ کی شناخت. شرپسند سرغنہ کی 9 مئی کے دوران سرکاری اور عسکری املاک کو نقصان پہنچانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. اسی متعلق جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم سے. اپڈیٹ کیجیے گا اس متعلق مزید. جی 9 مئی کے فسادات میں پی ٹی آئی کے ایک اور شرپسند سرغنہ کی شناخت ہو گئی ہے اور ویڈیو سے اس کی شناخت ہوئی ہے. ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شرپسند ناظم عباس نہ صرف پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری املاک ہیں اور فوجی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی پیش رہا ہے. شرپسند کا تعلق چنیور سے ہے اور یہ لاہور کا رہائشی بتایا جاتا ہے. ثانیہ 9 مئی میں ملوث دیگر تمام شرپسندوں کی جو شناخت ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظم عباس نے فوج مخالف نعرے بازی کی ہے 9 مئی کو اور دیگر شرپسندوں کو سرپرستی کر کے انہیں سال بھی دلاتا رہا. جی فیصل حکیم آپ نے اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. رحیم یار خان کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے ریجنریٹیو ایگریکلچر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں کسانوں, محکمہ زراعت کے افسران سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. افتتاحی تقریب میں مہمانوں کے اعزاز میں مقامی زمینداروں نے رقص کیے ہیں اور ویلکم کیا ہے. حسن رحمانی کی رپورٹ دیکھیے. کپاس کی کاشت کی بہتر اوس چاہیے تو طریقہ کار میں جدت لانی ہے. کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے WWF پاکستان کے زیر اہتمام محکمہ زراعت اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے مقامی ہوٹل میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. آرٹسٹ میں پچھلے 4 سال سے ایگریکلچر کے اندر انویسٹ کر رہی ہے اور ہم رحیم یار خان کے اندر یہ پروجیکٹ کم از کم 3 سال سے کر رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے ہم اس کے فیز 2 میں جا رہے ہیں اور اس فیز 2 کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹینیبل فارمنگ کے اندر ہم ایک نئی جدت لے کے آئیں. تقریب کے مہمانوں کے اعزاز میں مقامی زمینداروں نے ثقافتی رقص پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے جبکہ ریجنریٹیو ایگریکلچر کے اقدام کو کسانوں کے لیے محدود تعداد میں پائلٹ بنیادوں پر لاگو کیا گیا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم یہاں سے اس ریجنریٹیو ایگریکلچر کی شروعات کریں گے اور کپاس کو ہم نے منتخب کیا ہے ایک فصل کے طور پہ. تو جو پہلا ہمارا سال ہوگا وہ کپاس کی سرٹیفکیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اور کافی ہم ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سال اور آنے والے سالوں میں جو کپاس ہے اس کو ریجنریٹیو ایگریکلچر کی جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کی طرف لے کے جائیں گے. اس جدید پروجیکٹ میں کسانوں کو بیج کی فراہمی کے ساتھ سمارٹ فارمنگ ڈیوائس فراہم کی جائیں گی جس سے کسان موسمی حالات سے باخبر رہ کر کپاس کی کاشت کو بہتر کر کے بڑے پیمانے پر فائدہ حاصل کر سکیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی, سچ نیوز, رحیم یار خان. سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.